और सबसे पहले बात चक्रवाती तूफान निसर्ग की करेंगे। इससे खतरा अभी भी टला नहीं है क्योंकि दोपहर से शाम के बीच महाराष्ट्र के समुद्री तट से निसर्ग टकराने वाला है। तूफान टकराने से पहले कई जगहों पर तूफान के आने की आहट और बारिश और तेज हवाओं के रूप में सुनाई देने लगी है। महाराष्ट्र रत्नागिरी में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। तस्वीरें आपको रत्नागिरी की हम दिखा रहे हैं। हवा और तेज बारिश इस वक्त महाराष्ट्र के कई इलाकों को डरा रही है। खासतौर पर तटीय इलाकों में निसर्ग का सबसे ज्यादा खतरा है। तेज रफ्तार से ये हवाएं चल रही हैं, पेड़ हिल रहे हैं और खासतौर पर जो तटीय इलाकों में लोग बसे हुए हैं, कई किलोमीटर दूर तक उन्हें वहां से निकाल लिया गया है। एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं और तूफान की आहट की 5 शहर की तस्वीरें आप देखिए। पुणे में किस तरह से लगातार भारी बारिश कल से ही हो रही है। गुजरात में भी बारिश का सिलसिला थमा नहीं है। समंदर से सावधान रहने की लाउडस्पीकर से हिदायत दी जा रही है। वहीं मुंबई में भी इस वक्त अलर्ट जारी कर दिया गया है। एनडीआरएफ की टीम मुस्तैदी से तैनात है। पुणे में कल बारिश हुई। महाराष्ट्र से गुजरात तक समंदर में तेज लहरें उछाल मार रही हैं। गुजरात की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। अब आपको दिखा देते हैं और बता देते हैं कि निसर्ग तूफान अभी कहां तक पहुंचा है। मौसम विभाग ने सुबह 6:30 बजे का अपडेट जारी किया है। इसके मुताबिक तूफान महाराष्ट्र के अलीबाग से 155 किलोमीटर दूर है, मुंबई से करीब 200 किलोमीटर और सूरत से लगभग 425 किलोमीटर दूर इस वक्त निसर्ग तूफान है। पिछले 6 घंटे से 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये आगे बढ़ रहा है। गुजरात में एनडीआरएफ की 2 टीमें रिजर्व में रखी गई हैं। दमन, दीव, दादरा और नागर हवेली में एनडीआरएफ को एक टीम वहां पर भेजी गई है। आज किसी भी वक्त दोपहर और शाम के बीच ये तूफान तेज रफ्तार से टकरा सकता है। माना यही जा रहा है कि इसका काफी इंपैक्ट होगा। यही वजह है कि तमाम एहतियातन इंतजाम कर लिए गए। ये उस तूफान का ट्रेलर है जो बस चंद घंटे में महाराष्ट्र के तट से टकराने ही वाला है। निसर्ग तूफान के तट से टकराने से पहले ही बारिश के रूप में कल ही महाराष्ट्र और गुजरात के कई इलाकों में उसकी तेज सुनवाई देने लगी थी। ये पुणे की तस्वीर है। मंगलवार को इतनी झमाझम बारिश हुई कि शहर का ये रिहायशी इलाका किसी नदी में तब्दील हो गया। देखिए किस तरह एक सोसाइटी में पानी भर गया है। घरों के अंदर पानी भरा हुआ है। जुलाई की मूसलाधार बारिश जैसा मंजर नजर आ रहा है। मुंबई के पास जिस अलीबाग इलाके से तूफान सबसे करीब से गुजरने वाला है, वहां भी कल जमकर बारिश हुई है। अलीबाग में हूँ और अलीबाग के उस समुद्र तट पे हूँ जहां पर कहा जा रहा है कि ये जो साइक्लोन है, निसर्ग साइक्लोन, वो टकराने वाला है। और यहीं पर आप देख सकते हैं कि फिलहाल तो उतनी हवा नहीं है और लहरें भी इतनी ऊंची नहीं है, लेकिन ये जो कोलीवाड़ा इलाका है जहां पर आमतौर पर इस समुद्र में पूरी जो बोट्स होती है, जो नौकाएं होती है मच्छीमारों की, वो खचाखच भरी होती है, लेकिन आज यहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ है। गुजरात के गिर सोमनाथ की तस्वीर देखिए। यहाँ भी तूफान का ट्रेलर कल से ही दिखने लगा था। निसर्ग तूफान आने से पहले यहाँ के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। गुजरात में खेड़ा जिले का नाडियाड शहर भी तेज हवाओं के साथ आई बारिश से तरबतर हो गया। हालांकि इस बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन साइक्लोन के असर से अभी 3 से 4 दिन और बारिश होने का अनुमान है। दरअसल अरब सागर में बनने वाला कम दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान निसर्ग के रूप में आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच हरिहरेश्वर और दमन इलाके को पार करेगा। दोपहर या शाम किसी भी वक्त ये चक्रवाती तूफान अलीबाग के करीब से गुजरेगा। इस चक्रवात की गति 100 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। दमन और हरिहरेश्वर के बीच में 3 जून के दोपहर तक अलीबाग के पास में रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में से क्रॉस करने की संभावना है। इसमें चलते विंड स्पीड 100 से 110 किलोमीटर हो सकते हैं। कभी कभार वो 120 तक पहुंच सकते हैं। इस वजह से ठाणे, पालघर, मुंबई, रायगढ़ जिलों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है।
अलीबाग मुंबई से 94 किलोमीटर दूर है। ऐसे में तूफान का असर मुंबई पर पड़ना तय है। तूफानी हवाएं और समंदर में उठने वाली 6 फीट ऊंची लहरें मुंबई को फिर से पानी पानी कर सकती हैं। कुछ लोग जो हैं मछुआरे खास तौर से, जिन्होंने बहुत नुकसान सहा था लॉकडाउन और कोरोना की वजह से, वो अभी भी अपनी कह लीजिए एक चांस लेके फिशिंग कर रहे हैं अब दूर, और कोशिश यही कर रहे हैं कि साइक्लोन जो दोपहर को आएगा उसके आने से पहले ये सब के सब वापस आ जाएं। कोशिश यही की जा रही है सबकी कि सब, हमने जितने लोगों से बात की उन सबका यही कहना था कि जब साइक्लोन आएगा तब हम नहीं निकलेंगे, लेकिन अभी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जैसे एक्सरसाइज करना है वो सब हम ज़रूर करेंगे और उसके बाद ही घर जाएंगे। तो कोशिश सबकी यही हो रही है कि साइक्लोन जब आए तब बाहर कोई नहीं निकले, तटीय किनारों पे खास तौर से कोई नहीं निकले। ये मुंबई में समंदर की आज सुबह की तस्वीर है। समंदर बिल्कुल शांत नजर आ रहा है, लेकिन क्या ये तूफान से पहले की शांति है? सावधान रहिए। अलीबाग से पंकज खेलकर और मुंबई से विद्या और मुस्तफा के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे 3 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज खेलकर हमारे संवाददाता इस वक्त अलीबाग से हमारे साथ है, दमन से हमारी संवाददाता गोपी घांगर है, वहीं मुंबई वर्ली सीलिंग से हमारी संवाददाता विद्या हमारे साथ जुड़ गई है। लेकिन पंकज, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, क्योंकि माना जा रहा है कि निसर्ग तूफान का लैंडफॉल अलीबाग में होने वाला है, ऐसे में वहां पर किस तरह की तस्वीर आप समुद्र के नजदीक देख पा रहे हैं? क्या कुछ हलचल चल रही है वहां पर? लोगों को वार्न किया जा रहा है? क्या चल रहा है वहां पर? देखिए, फिलहाल मैं अलीबाग में हूं और अलीबाग के कोलीवाड़ा में हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये पीछे समुद्र की लहरें उफान मार रही है, लेकिन इसकी वजह जो है वो हाई टाइड है और साथ ही साथ हवा है। और जो हवा फिलहाल यहाँ पर महसूस हो रही है वो इतनी नहीं है और बारिश भी नहीं है, लेकिन मौसम विभाग की अगर माने तो इसी जगह पर चक्रवाती तूफान निसर्ग तकरीबन दोपहर 12 से 3 के बीच में आकर टकराव होने वाला है, यानी उसका लैंडफॉल इसी जगह पे होने वाला है। और अगर इसकी मेट डिपार्टमेंट की भाषा में करें तो जो आई ऑफ द स्टॉर्म होता है, यानी जो केंद्र बिंदु है इस चक्रवाती तूफान का, वो अलीबाग है। लेकिन उसके आगे अगर हम इसका विवरण किए, उसको और डिस्क्राइब करने की कोशिश करें तो इस चक्रवाती तूफान की जो आंख होती है वही 30 किलोमीटर के दायरे की होती है और उसके बाजू में उसकी दीवार होती है, यानी वो तेज बहने वाली हवाएं, वो उसकी जो दीवार की साइज होती है वो तकरीबन 20 से 50 किलोमीटर इतनी बड़ी हो सकती है। और जहां पर मैं खड़ा हूं अलीबाग, वहां पर अभी देखिए आप ऊपर ये जो हवाएं हैं वो तेज बहना शुरू हो गई है और इस अलीबाग से ऊपर नॉर्थ की ओर अगर समुद्र के रास्ते से अगर जाए तो मुंबई सिर्फ 15 किलोमीटर है, सड़क के रास्ते भले ही है 100 किलोमीटर के तकरीबन आता है। और इसीलिए जब ये चक्रवाती तूफान यहाँ पर आकर टकराव करेगा तो साथ ही साथ उसका असर मुंबई पर भी होगा, क्योंकि जो उसका सर्कमफ्रेंस है, जो गोलाकार है, वो पूरा मुंबई से लेकर दूसरी तरफ यानी गोवा की तरफ जो रत्नागिरी है, यानी ये पूरा रायगढ़, रायगढ़ के बाद रत्नागिरी, तो ये जो पूरा इलाका तकरीबन 100 किलोमीटर का है उस पर ये असर करेगा। और ये पूरा गोलाकार आकार में जो हवाएं घूमती है, बहती है और जो तेज हवाएं है वो फिर अपना नुकसान कर जाती है। और इसीलिए प्रशासन मुस्तैद है, प्रशासन तैयार है, लोगों को यहाँ से हटाया गया है। तकरीबन 62 से 70 हजार लोगों को इस पट्टे से यानी अलीबाग के आसपास से सुरक्षित जगह पर लेकर गए हैं। और सुरक्षित जगह वो होती है यानी जो कंस्ट्रक्टेड जगह होती है, टिन शेड्स नहीं, जो बड़े पक्के मकान होते हैं, स्कूल्स हैं, वहां पर उन लोगों को जाकर रखा हुआ है और उन्हें वहां पर दिन भर रखा जाएगा। पंकज, लौटेंगे आपके पास। आपने पूरा रूट बता दिया है कहां से तूफान गुजरने वाला है। इस वक्त दमन में हमारी संवाददाता गोपी घांगर मौजूद है। गोपी, वहां क्या तस्वीर है? किस तरीके से निसर्ग का असर गुजरात के तटीय इलाकों में देखा जा रहा है, खासतौर पर जहां पर आप खड़ी हैं वहां पर किस तरीके की तैयारी है? गोपी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? गोपी के पास लौटेंगे हम। विद्या हमारी संवाददाता इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हुई है। विद्या, हमने कल भी आपकी रिपोर्ट देखी थी, आपने यही कहा था कि जब आज का दिन आएगा तब ये काफी भारी हो सकता है मुंबई वासियों के लिए, क्योंकि हवाओं की स्पीड तेज हो जाएगी। लेकिन अपनी एक रिपोर्ट में आपने ये भी कहा कि कई ऐसे मछुआरे हैं जो अभी भी समुद्र में मौजूद हैं, उन्हें वार्न नहीं किया गया है, चेतावनी नहीं दी गई है।
जी देखिए, चेतावनी बहुत पहले ही दे दी गई थी, लेकिन मछुआरों को अगर आपको याद हो, गिरिराज सिंह जो मंत्री हैं उन्होंने एक आदेश पारित किया था जिसके तहत 15 दिन और मोहलत दी गई थी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कई सारे जो मछुआरे हैं उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और यही वजह है कि इस नुकसान की भरपाई के लिए 15 दिन एक्स्ट्रा दिए गए थे। हालांकि साइक्लोन आने के बाद उसको विड्रॉ कर लिया गया था, 2 दिन के लिए इसे वापस ले लिया गया था, लेकिन मछुआरों ने यहाँ प्रोटेस्ट भी किया था गिरिराज सिंह जी के इस आदेश के खिलाफ। लेकिन यही वजह है कि जो कंफ्यूजन जो रहा, कई सारे मछुआरों को पता नहीं रहा कि वाकई ये आदेश है, साइक्लोन आ रहा है, तो इसकी वजह से ये कुछ मछुआरे अभी भी समुद्र में थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, मुंबई के इन समुद्री किनारों पे जहां पर मैं हूं इस वक्त, वर्सोवा बीच पे हमने सवेरे कई सारे वॉकर्स को देखा था जो चल रहे थे, यहाँ वॉकिंग कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, क्योंकि आज लॉकडाउन का वो दिन था जब खत्म होकर लॉकडाउन वॉकिंग करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए रखा गया था मुंबई के लोगों के लिए। आज से मुंबई खुलनी थी, लेकिन ये नहीं हुआ, मुंबई खुली नहीं, उल्टा लॉकडाउन और बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पर 144 सेक्शन लगा दिया गया है और लोगों की मनाही है बाहर निकलने से, लेकिन फिर भी लोगों को पता नहीं था इस बारे में, तो इसलिए कई सारे, अब मुंबई पुलिस के अधिकारी यहीं पर खड़े होके यही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि कोई अपने घर से नहीं निकले। धारा 144 लगा दी गई है क्योंकि वहां पर कई ऐसे लोग थे जो समुद्र किनारे टहल रहे थे, क्योंकि आज लॉकडाउन खुलना था कुछ रियायतों के साथ। गोपी घांगर हमारे संवाददाता इस वक्त दमन से हमारे साथ जुड़ गए। गोपी, मैं आपसे यही जानना चाही थी, किस तरीके से गुजरात के तटीय इलाकों में निसर्ग का असर देखा जाएगा, जहां पर आप खड़ी हैं वहां पर क्या तस्वीरें दिखाइए? जी बिल्कुल, अब साइक्लोन निसर्ग का असर जो है वो दमन में धीरे धीरे दिखना शुरू हो चुका था। सुबह जब हम यहाँ पे पहुंचे थे समुद्र के किनारे पे, दमन के समुद्र के किनारे पे, तब समुद्र काफी अंदर था। अब जो है हाई टाइड शुरू हो चुकी है, आप देख सकते हैं लगातार जो लहरें हैं, ये लहरें लगातार यहाँ पे उठ रही है और समुद्र काफी आगे आ चुका है। अगर गुजरात की बात की जाए तो सूरत, वलसाड, नवसारी और दमन, यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम को डिप्लॉय कर दिया गया है। साथ ही सौराष्ट्र की बात की जाए तो सौराष्ट्र में भावनगर, अमरेली, गिर सोमनाथ, ये जो जिले हैं यहाँ पे भी एनडीआरएफ की टीम को डिप्लॉय किया गया है। माना जा रहा है कि जो साइक्लोन निसर्ग है वो भले ही महाराष्ट्र में टकराएगा, लेकिन उसका जो रेनफॉल है, उसकी जो तेज हवाएं हैं, वो गुजरात में भी उसका असर देखने मिलेगा, जिसके चलते एनडीआरएफ की टीम को डिप्लॉय किया गया है। अगर दमन की बात की जाए तो दमन में करीब 4000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। तो वही पूरे गुजरात की अगर बात की जाए, चाहे वो सौराष्ट्र हो या दक्षिण गुजरात का इलाका हो, इन पूरे इलाकों में 80,000 जितने लोग हैं जिनको सुरक्षित स्थानों पे पहुंचाया गया है। अगर बात की जाए दमन में, तो दमन में लगातार यहाँ पे पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है। जो समुद्र किनारा है, हर एक कलेक्टर ने ये कहा है कि कोई भी समुद्र किनारे पे न जाए, क्योंकि समुद्र काफी रफ हो सकता है। जो साइक्लोन निसर्ग का असर है वो देखने मिल सकता है, तो किसी को भी समुद्र के किनारे पे जाने की इजाजत नहीं दी गई है। वही मछुआरों के लिए कहा गया है कि मछुआरे भी समुद्र में न जाए। उनको लगातार कोस्ट गार्ड जो है, जो मछुआरे समुद्र के अंदर गए हुए हैं, क्योंकि आमतौर पर यह होता है कि वो 10 या 12 दिनों पे वापस एक बार फिर किनारे पे आते हैं। तो जो मछुआरे पहले ही चले गए हैं तो उनको भी वायरलेस से मैसेज दिया जा रहा है। कोस्ट गार्ड जो है वो लगातार उनको ये कह रही है कि वो लोग किनारे पे वापस चले जाए। तो वही अगर पोर्ट की बात की जाए, जितने भी गुजरात के पोर्ट है, इन सब पे 2 नंबर का सिग्नल दिया गया है, ताकि जो बड़े शिप है उनको पता चले कि साइक्लोन का असर है। अगर वही बात की जाए बारिश की, तो गुजरात के अंदर करीब 29 ऐसे जिले थे जिसमें कल बारिश हुई, तेज बारिश हुई है, तेज हवाएं भी चली है। तो वही आज सुबह से दमन में हम लोग यहाँ पे मौजूद है, लगातार सुबह 7 बजे से बारिश हो रही है। हालांकि हल्की तेज बारिश हो रही है, पवन जो है वो थोड़े धीरे धीरे अब तेज होता जा रहा है, लेकिन समुद्र की जो लहरें हैं वो अब उठना शुरू हो चुकी है। गोपी, नजर बनाए रखिए, क्योंकि आज दिन भर इस निसर्ग तूफान का असर देखा जाएगा गुजरात और साथ ही महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में। हम आपको दिखा रहे थे किस तरीके से महाराष्ट्र पर यह असर डालने वाला है। लैंडफॉल होने वाला है अलीबाग में, जो कि कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है मुंबई से, लेकिन मुंबई में बांद्रा जो कि पॉश इलाका माना जाता है, वहां पर किस तरीके की तैयारी है, जायजा लिया हमारे संवाददाता साहिल जोशी ने। मुंबई में बारिश भरी सुबह आज हो गई। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से बादल छाए हुए हैं। आज दोपहर के बाद निसर्ग साइक्लोन मुंबई के पास अलीबाग पर जमीन पर धड़केगा। लेकिन अभी मुंबई की लाइफ क्या है आपको दिखाते हैं। आम ट्रैफिक यहाँ पर दिख रहा है, जो आमतौर पर कोविड-19 के समय पे लॉकडाउन की तरफ भी दिख रहा था।
आप देख सकते हैं कि गाड़ियों पर स्टिकर्स लगे हुए हैं इसेंशियल सर्विस वाले। और ये बांद्रा रिक्लेमेशन का इलाका है। लोग यहाँ पर सुबह सुबह बाहर निकले हैं, कुछ काम पर जाने के लिए निकले हैं, कुछ इसेंशियल सर्विसेज जो जारी रखी गई है उसके चलते सुबह ही लोग आज काम पर जाने के लिए निकल गए हैं। आम ट्रैफिक यहाँ पर दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और ये नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर मीठी नदी अरब सागर को मिलती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आम ट्रैफिक यहाँ पर दिख रहा है। सड़क पर अभी भी लोग हैं। हालांकि सरकार ने आह्वान किया था कि लोग घर से बाहर ना निकले, लेकिन लगता है कि जो अपने इसेंशियल सर्विस के लिए लोग जो बाहर निकलते हैं, कुछ जरूरी चीजें मुहैया कराने के लिए, वो सुबह सुबह ही अपने घरों से निकल पाए हैं। फिलहाल बारिश यहाँ पर छाया हुआ साफ नजर आता है, लेकिन जोरदार बारिश शुरू नहीं हुई है। हवाएं भी उतनी तेज नहीं चल रही है। आमतौर पर मानसून का फीलिंग इस वक्त मुंबई में दिख रहा है। ये बांद्रा वर्ली सीलिंग आप देख सकते हैं। समुद्र अभी भी शांत है, लेकिन 11 बजे के करीब हाई टाइड है। 4 मीटर से भी ऊपर की हाई टाइड प्रेडिक्ट की गई है, लेकिन बारिश इस वक्त बहुत ज्यादा नहीं है। हालांकि कहा जा रहा है कि मुंबई में रात 9:48 के करीब इस तूफान का असर वहां पर व्यापक तौर पर देखा जाएगा। निसर्ग की रफ्तार पिछले महीने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में आए अम्फन की रफ्तार से कम है, लेकिन फिर भी तबाही का खतरा कम नहीं है। नुकसान से बचने के तमाम उपाय किए जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए किस तरीके के इंतजाम महाराष्ट्र और गुजरात में किए गए। मच्छी बोर्ड आपको भारतीय तटरक्षक की ओर से सूचित किया जाता है कि लगातार बारिश और मौसम खराब होने के कारण समुद्र तूफान की आशंका है। समंदर से सावधान। अम्फन के गुजरने के बाद कोस्ट गार्ड के जवानों के लिए ये एक और बड़े इम्तिहान का वक्त है। कल से ही तटरक्षक बल के लोग समंदर की निगरानी में लगे हैं। मछुआरों को समंदर से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। बतावे चाहे दरिया में तूफान आए, चाहे तट से समीप रहवासियों को सतर्क रहने की खास जरूरत है। तटरक्षक जहाज एवं हवाई जहाज तूफान में उत्पन्न आपदा बचाव एवं तेल रिसाव जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। मौसम विभाग के मुताबिक दमन, दीव और दादर नागर हवेली में तूफान का सबसे ज्यादा असर रहेगा। मुंबई समेत उत्तरी महाराष्ट्र के कई इलाकों और कोंकण में भारी बारिश का अलर्ट है। साथ ही दक्षिणी गुजरात के कई इलाकों में भी तूफान का असर ज्यादा होने की आशंका है। इस खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ, दमकल और सेना को अलर्ट पर रखा गया है। महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की 20 टीमें लगाई गई हैं। इनमें मुंबई में 8 टीम, रायगढ़ में 5 टीम, पालघर, रत्नागिरी और ठाणे में 2-2 टीम, सिंधुदुर्ग में 1 टीम लगाई गई है। इसके अलावा एनडीआरएफ ने गुजरात में 13 टीमों को तैनात किया है। इनमें 2 टीमें रिजर्व में रखी गई हैं। दमन, दीव और दादर नागर हवेली में 1-1 टीमें एनडीआरएफ ने तैनात की है। एनडीआरएफ की बात है, एनडीआरएफ की 15 टीमें अब तक तैनात की जा चुकी हैं, जिसमें 3 टीमें मुंबई में, 4 टीमें रायगढ़ में, 2 टीमें पालघर, 2 टीमें थाने, 2 टीमें रत्नागिरी और 1-1 टीम सिंधुदुर्ग और नवी मुंबई में रखी गई है। एनडीआरएफ के जवान महाराष्ट्र और गुजरात के तमाम तटवर्ती इलाकों में मुस्तैद हैं। निसर्ग तूफान के खतरे को देखते हुए तटीय इलाकों से करीब 10,000 लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर ले जाया गया है। गुजरात के नवसारी की कल की इस तस्वीर को देखिए। लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। जहां तक मुंबई की बात है तो तूफान से निपटने और जान माल के नुकसान को रोकने के लिए पक्के इंतजाम किए गए हैं। मुंबई में धारा 144 लगाई गई है। लोगों से सैर सपाटे के लिए समुद्री तटों पर नहीं जाने को कहा गया है। पार्कों में जाने पर रोक है। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। सिंधुदुर्ग और रायगढ़ जिलों में भी हाई अलर्ट घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने खुद लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। मी पुन्हा एकदा आपल्याला विनंती करतोय की विशेषतः हा जो काही आपला किनारपट्टा आहे तिथे उद्या आणि परवा 2 दिवस हे महत्त्वाचे आहेत। दोन्ही दिवस आपण घरामध्येच राहणं हे हिताचं आहे। हालांकि राहत की बात यह है कि निसर्ग की रफ्तार अम्फन जैसी नहीं है, इसलिए इससे नुकसान की संभावना कम है। फिर भी जरूरी है कि महाराष्ट्र और गुजरात में जो भी लोग समंदर के किनारे वाले शहरों में रह रहे हैं
वो सावधान रहें, स्थानीय प्रशासन और आपदा दल के हर निर्देश का पालन करें। सावधानी से ही खतरे का मुकाबला किया जा सकता है। अहमदाबाद से गोपी घांगर और मुंबई से सौरभ वक्तानी और साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। तो मुंबई पर ये दोहरी मार होगी। एक तरफ तो कोरोना संकट से अभी तक कोहराम मचा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ अब तूफान ने दस्तक दे दी है। कई जगह क्वारंटीन सेंटर भी खाली कराए गए हैं, मरीजों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है और इस वक्त मुंबई में हाई अलर्ट है। धारा 144 को लागू कर दिया गया है। कोरोना से पहले ही मुंबई हाँप रही है। तमाम उपायों के बावजूद मुंबई कोरोना का सबसे बड़ा एपिसेंटर बना हुआ है। कहते हैं कंगाली में आटा गीला, ये कहावत अब मुंबई पर एकदम फिट बैठ रही है। एक तरफ कोरोना की मार है तो दूसरी तरफ सिर पर खड़ा है विनाशकारी तूफान निसर्ग। समंदर तो मुंबई की धड़कन है, लेकिन अब इसी समंदर में मचा है तूफान निसर्ग का भयंकर कोलाहल। लिहाजा अस्पतालों और क्वारंटीन सेंटर से मरीजों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है कि यहाँ जो तमाम पेशेंट्स हैं उनको यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब ये जानकारी दी गई है कि यहाँ ये जो टेंट्स बने हैं, ये सफेद रंग के जो आप टेंट्स देख रहे हैं, ये जर्मन टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं, लेकिन ये करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो तूफान आएगा उसको झेल सकता है। लेकिन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की ऊपर से अगर तूफान आता है तब मुश्किलात बढ़ सकती हैं। तूफान के चेतावनी के बीच कोरोना के बढ़ते मामले भी मुंबई को डरा रहे हैं। मुंबई में कोरोना के मामले 42,000 के पार पहुंच गए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 1,368 तक। सिर्फ 24 घंटे में ही मुंबई में कोरोना के 1,117 नए मामले सामने आए। अगर डॉक्टरों और नर्सों की टीम कोरोना से लड़ रही है तो एनडीआरएफ ने जगह जगह मोर्चा संभाल रखा है। लोगों को कह दिया गया है कि वो सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। वो अम्फान का जो चक्रवात है वो सुपर साइक्लोन से फिर डाउन होके एक्सट्रीम सुपर साइक्लोन में आ गया था, सीवियर साइक्लोन में आ गया था। और यहाँ पर भी सीवियर साइक्लोन का है, जिसका विंड स्पीड एटलीस्ट जब लैंडफॉल करेगा 100 to 120 तक रहेगा। महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में इससे पहले 1891 में चक्रवाती तूफान आया था। उसके बाद 1948 और 1980 में वैसे चक्रवात का दबाव तो बना, लेकिन आया नहीं। इस बार 129 साल पुरानी लहरों के टकराने का खतरा बस चंद घंटों की दूरी पर खड़ा है। पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। विद्या हमारी संवाददाता इस वक्त वर्सोवा में मौजूद हैं। विद्या, क्या तैयारियां इस वक्त दिख रही हैं? क्या अभी भी लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं या फिर जो धारा 144 लागू की गई है उसका पालन किया जा रहा है सख्ती से? बिल्कुल, जैसा नेहा मैंने बताया, वो लोग तो मान नहीं रहे थे। कई लोगों से जो हमने बात किया उनका यही कहना था कि घर की तरफ जाएंगे तो कोरोना है, समुद्र की तरफ जाएंगे तो साइक्लोन है, तो जाएं तो कहाँ जाएं। और यही वजह है कि मुंबई पुलिस के अधिकारियों को लगातार यहाँ खड़ा तैनात होना पड़ रहा है। वो यहाँ पे आके लोगों से यही कह रहे हैं कि भाई आप घर चले जाइए, अभी यहाँ पर रहना सुरक्षित नहीं है। बार बार उनको लोगों से अपील करनी पड़ रही है। देखिए यहाँ पे पुलिस अधिकारी मौजूद है, तो ये जो पैच है ये तो खाली है, लेकिन आगे उस साइड वहाँ पे भी लोग हैं, दूसरी तरफ में भी काफी सारे लोग हैं। तो जहाँ जहाँ पुलिस अधिकारी मौजूद हो जाते हैं तो वहाँ खाली करवा देते हैं। लेकिन जहाँ तक जैसे ही अगर दूर तक आप देखिए, दूर तक अगर नजर जाती है तो वहाँ पे कई सारे लोग अभी भी समुद्र के किनारे वहाँ खड़े हैं। और मुंबई पुलिस के अधिकारी अब हर जगह तो जा नहीं सकते, कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह जाएं और हर जगह जाके कंट्रोल करें, लेकिन हो नहीं पा रहा है। कोशिश जरूर कर रहे हैं। तो फिलहाल नेहा मौजूदा स्थिति यही है कि लोगों से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि भाई आप घर में रहें, बाहर नहीं निकलें।
स्थिति इसी तरह की है। मछुआरों का जो इलाका है जहाँ पर मछुआरे रहते हैं वो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि दिन भर हम लगातार आपको अपडेट्स देते रहेंगे निसर्ग तूफान से जुड़ी हुई, क्योंकि तूफान का खतरा अभी टला नहीं है। ये अब अपने चरम पर पहुंचने वाला है। बचाव और उपाय जरूरी है। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने लोगों से बीएमसी की सलाह मानने की अपील की है। सबसे पहले घर से बाहर ना निकलें, समुद्र किनारे ना जाएं, बाहर हैं तो सुरक्षित जगह पर शरण लें, पेड़ के नीचे खड़े ना हो, कमजोर इमारतों में शरण ना लें, घर में जरूरत ना हो तो गैस इलेक्ट्रिसिटी बंद करें, बंद रखें। घर के आसपास कोई हल्की लूज चीजें हो जैसे बालकनी में रखे हुए गमले तो कस के बांध कर रखें या गमलों को घर में रखें। कैंडल, मोमबत्ती, टॉर्च, खाने का छोटा मोटा सामान तैयार रखें। कोई भी दिक्कत हो तो 1916 पे कॉल करके बीएमसी से सहायता मांगे। 1916। सभी प्रिकॉशन को फॉलो करें। अफवाह पर विश्वास ना करें, ना बिना जांच फॉरवर्ड करें किसे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डरे नहीं, डटे रहें। तूफान ही तो है, आपके सहयोग और समझदारी से यह भी टल जाएगा। एक बार फिर से निसर्ग तूफान की बात करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात पर इस तूफान का खतरा लगातार मंडरा रहा है। दोपहर से शाम के बीच कभी भी तूफान महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में टकरा सकता है। ताजा जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि तूफान की रफ्तार लगातार तेज हो रही है। पहले हवा की रफ्तार 85 से 95 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अब यह बढ़कर 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। ताजा तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लगातार समंदर की ऊंची लहरें उठ रही हैं, तेज हवाएं चल रही हैं और हवा की गति लगातार बढ़ती जा रही है। मुंबई की तस्वीर है जहां पर तटीय इलाकों को खाली करा लिया गया है। कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी समुद्र में देखे जा रहे हैं वहां पर मछली पकड़ने के लिए, लेकिन इनको भी तूफान का अलर्ट दे दिया गया है। और इस बीच मुंबई में धारा 144 लगाई गई है। ये लोगों से कहा जा रहा है कि समुद्र किनारे वो सैर ना करें, आज घर पर ही रहें, बाहर ना निकलें। ये तमाम हिदायतें दी गई हैं और साथ ही साथ मौसम विभाग भी लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि इस वक्त न सिर्फ कोरोना का खतरा बल्कि निसर्ग तूफान का खतरा भी मुंबई और साथ ही साथ कई और तटीय इलाकों पर महाराष्ट्र के मंडरा रहा है। गुजरात भी इससे अछूता नहीं है। गुजरात में भी ये कहा जा रहा है कि आज दोपहर से शाम के बीच लैंडफॉल हो सकता है इस तूफान का। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो गई है और तूफान के लिए वहां पर एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। कई टीमें ऐसी हैं जिन्हें रिजर्व में भी रखा गया है। महाराष्ट्र में ये नॉर्थ कोंकण, रायगढ़ क्रॉस करके नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र रहेगा, पुणे, अहमदनगर ऐसे होते हुए एमपी की तरफ बढ़ रहा है। तो सभी जगह पे जहाँ से क्रॉस होगा वहाँ पे बारिश होगी, साथ में बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं बहेंगी। लेकिन ये जब क्रॉस करेगा तो ये साइक्लोनिक स्टॉर्म क्रॉस करने के बाद उसका सिवियरिटी कम होकर वो साइक्लोनिक स्टॉर्म हो जाएगा। उसके बाद में कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। डीजी एनडीआरएफ एसएन प्रधान जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रधान जी, ये बताइए किस तरीके की तैयारियां इस वक्त एनडीआरएफ की हैं महाराष्ट्र के तटीय इलाकों की अगर बात कर लें तो? देखिए, महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में ज़्यादातर लैंडफॉल होने की बात है और अलीबाग इलाके में जो कि रायगढ़ जिले में पड़ता है वहाँ लैंडफॉल होने की बात है दोपहर में। और उसी के मद्देनज़र कल सुबह से ही या परसों शाम से ही कार्रवाई शुरू है। हमारी एनडीआरएफ की टीमें पहुँच गई थी, उनमें बढ़ोतरी भी हुई है। कल विजयवाड़ा से 5 टीमें एयरलिफ्ट होकर देर रात पहुँची हैं और वो लोग भी काम पर लग गए हैं। तो इस तरह से मुंबई शहर मिलाते हुए करीब हमारे 21 टीमें एनडीआरएफ की महाराष्ट्र में लगी हुई हैं और 16 टीमें गुजरात में लगी हुई हैं, 3 टीमें सिलवासा और दमन दीव में लगी हुई हैं। इस तरह से 43 टीम्स रिजर्व को अगर मिला जाए तो 43 एनडीआरएफ टीम्स लगी हुई हैं और लगातार 24/7 काम कर रही हैं, इवैक्यूएशन का काम कर रही हैं और लगभग इवैक्यूएशन कंप्लीशन की ओर है। और अगर ये माना जाए कि साइक्लोन की स्पीड अगर एज पर आईएमडी प्रेडिक्शंस रही तो 100-110 के आसपास का औसत स्पीड रह सकता है।
जो कि थोड़ा तो घातक होता है, लेकिन उतना नहीं जितना अम्फन साइक्लोन के समय हुआ था। फिर भी एहतियात के तौर पर सभी तैयारियां कर दी गई हैं और उम्मीद है कि जान माल की कम से कम क्षति या नहीं के बराबर क्षति होगी। सर, कुछ तस्वीरें हमने मुंबई की देखी जहां पर अभी भी मछुआरे जो है वो समुद्र में मौजूद थे और अपना काम कर रहे थे। उन्हें चेतावनी के बावजूद अभी वहां से हटाया नहीं जा सका है। अभी ताजा तस्वीरों की मैं बात कर रही हूं। और वहीं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि कितने किलोमीटर के दायरे तक लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया गया है, हटाया गया है, क्योंकि तस्वीरें बयां कर रही थी कई लोग अभी भी सैर कर रहे हैं। खासतौर पर अगर बांद्रा इलाके की बात कर ले, वहां पर लोग अपने रोजाना जीवन जिस तरह से जीते हैं वैसे ही कर रहे हैं आज भी। देखिए, जो एडवाइजरी जो हम लोगों ने दी थी वो 10 बजे के बाद की दी थी, 9:30 से 10 बजे के बाद और 6 बजे तक, और वही एडवाइजरी शायद महाराष्ट्र गवर्नमेंट और बीएमसी ने भी दिया हुआ है। तो मुंबई का जहां तक सवाल है, 10 से 6 बजे तक थोड़ा सा अनसेफ रहेगा, इसलिए घरों में रहने की ज़रूरत है। मुंबई में मॉर्निंग वॉक किया होगा लोगों ने, बट जो 10 बजे के बाद मुझे लगता है कि सभी लोग एहतियात बरतेंगे, और ऐसा मुझे बताया गया है महाराष्ट्र सरकार के सोर्स के द्वारा कि या किसी इलाकों में कर्फ्यू की बात भी कही गई है ताकि लोग घरों में रहें और बारिश में और हवा में ना आए। तो ये मुझे लगता है कि 10 बजे के बाद तस्वीर बदल जाएगी। और दूसरा जहां तक सवाल है दूसरे जिलों में, रायगढ़ जो इम्पैक्ट जिला है या फिर पालघर जो इम्पैक्ट जिला है जहां पर इम्पैक्ट होने की बात है, वहां पर जो कोस्ट लाइन्स है वहां से गाँव से खाली कराया जा चुका है और हज़ारों की संख्या में लोग शेल्टर्स में आ चुके हैं और कार्रवाई और भी कंटिन्यूसली जारी है ताकि कोई ना कोई बचा न रहे किसी जगह और कोस्ट लाइन से दूर लोग सेफ जगह पर आ जाएं। सर, साथ ही ये भी जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को कि एनडीआरएफ की किस तरीके की तैयारी है। एक बार जब लैंडफॉल होता है तब जो टीमें रिजर्व में हैं वो किस तरीके से एक्शन में आती हैं, जो टीमें तैनात हैं वो किस तरीके से काम करती हैं, इस पर विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, जो मौलिक बात है, एनडीआरएफ की जो तैयारी होती है वो प्री इवेंट और पोस्ट इवेंट और ड्यूरिंग इवेंट होती है। सो हम तीनों स्टेजेस की तैयारी करते हैं। प्री इवेंट में हम लोगों ने इवैक्यूएशन अवेयरनेस ड्राइव, लगातार अवेयरनेस ड्राइव सर्वे किया। पहले लोकल प्रशासन को हम लोगों ने सर्वे किया और उसके बाद बताया कि कहाँ से इवैक्यूएशन होना चाहिए। और जो ड्यूरिंग साइक्लोन है उस वक्त हम लोग आउटसाइड ही रहेंगे, जहाँ तक मुनासिब हो आउटसाइड रहेंगे सेफ्टी को देखते हुए, और लोगों को अगर कोई किसी तरह के डिस्ट्रेस में है तो उनको बचाने का काम करेंगे। और पोस्ट साइक्लोन काम एक्चुअली ज़्यादा बढ़ता है और उस समय लगातार रेस्टोरेशन के काम में मदद करने की ज़रूरत होती है और रेस्क्यू और रिलीफ का काम भी होता है। रेस्क्यू इसलिए कि कोई ना कोई कहीं फंसा रह जाता है और किसी खतरे में रहता है तो उसको हम लोगों को रेस्क्यू करना पड़ता है। तो ये सारे काम जो तैनात टीम है वो करती हैं रिजर्व के साथ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है और सारी तैयारी हुई और सारे इंतजाम के साथ हम लोग वहाँ पर ग्राउंड पर हैं। प्रधान जी, जब अम्फन तूफान आया था तब हमने देखा था कि किस तरीके से जो ज्यादातर मौतें हुई थी वो या तो होर्डिंग गिरने से, पेड़ गिरने से, या फिर लोगों के इस बीच इन चीजों के गिरने के में दबने की वजह से हुई थी। ऐसे में ऐसी कैजुअलिटीज ना हो इसके लिए क्या तैयारी की गई है? देखिए, एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि कलकत्ता में बिजली इलेक्ट्रिक्यूशन से काफ़ी लोगों की डेथ हुई, पेड़ गिरने से डेथ हुई। तो इस बात के मद्देनज़र बहुत क्लियरली जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माननीय गृह मंत्री महोदय ने लिया, चीफ मिनिस्टर्स, दोनों स्टेट के चीफ मिनिस्टर के साथ और उनकी टीम के साथ, या कैबिनेट सेक्रेटरी ने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लगातार लिया है, उसमें ये एहतियात बरतने के लिए स्पष्ट कहा गया है कि इलेक्ट्रिक्यूशन ना हो, बिजली को अगर जहाँ पर बंद करना पड़े वहाँ किया जाए एहतियातन, और जहाँ पेड़ की टहनियाँ लूज हैं उनको काट लिया जाए, और जहाँ पर लूज स्ट्रक्चर्स हैं, होर्डिंग्स हैं, उनको डाउन किया जाए। कल रिलीफ कमिश्नर गुजरात ने बताया कि सूरत में जितनी टावर्स हैं, ऊंची टावर्स हैं और होर्डिंग्स हैं, उनको डाउन कर लिया गया है। तो इसी तरह के एहतियात बरतने की ज़रूरत है और इसके बारे में बहुत स्पष्ट एडवाइजरी न केवल IMD से बल्कि एनडीआरएफ से और BC के दौरान जो एडवाइजरी दी गई है उसमें भी दिया गया है। प्रधान जी, लोगों को आप क्या चेतावनी देना चाहेंगे, किस तरीके के दिशा निर्देश देंगे ताकि जान और माल का कम से कम नुकसान हो? मैं दो ही बात हर बार कहता हूं। पहली बात ये असूल की तरह मान लेना चाहिए हर व्यक्ति को जो कि इम्पैक्ट एरिया में है या तूफान के इम्पैक्ट के चैनल में है, उनको ये मानकर चलना चाहिए कि तूफान का असर उन पर भी हो सकता है। अक्सर होता क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि तूफान का असर मेरे पे नहीं होगा, बाकी अगल बगल के गांव में होगा, हमारे घर पे नहीं होगा। ये बहुत खतरनाक ख्याल है। ये मानकर चलना चाहिए कि तूफान का इफेक्ट आप पर हो सकता है, इसलिए आप बाहर नहीं निकलें। और दूसरा जो मुद्दा है उसी से निकल के आता है कि जब जो भी एडवाइजरी दी गई है
जो भी एडवाइजरी आपको मिलती है वो अफवाह पर बिलीव ना करें। जो एडवाइजरी अथॉरिटेटिव सोर्स, सरकारी सोर्स से मिला है, उसी को मानकर चलें और उस एडवाइजरी का अगर आप अनुपालन करेंगे तो ज्यादातर मुनासिब है, ज्यादातर ये उम्मीद की जा सकती है कि आप सेफ रहेंगे। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सीमा सील कर दी है ताकि दिल्ली में ना कोई संक्रमित आए और ना ही कोई मरीज यहां आकर इलाज कराए। दिल्ली के अस्पतालों में बेड पर सीएम की बात सुनिए। कई बार लोगों के फोन आते हैं, लोगों के मैसेज आते हैं, जी मैं दर दर भटक रहा हूं, मेरे को बेड नहीं मिल रहा, मैं इस अस्पताल में गया, फिर इस अस्पताल में गया, फिर इस अस्पताल में गया, मुझे बेड नहीं मिल रहा। तो इंफॉर्मेशन का गैप है। एक तरफ सरकार ने आपके लिए बेड का इंतजाम कर रखा है, जैसे आज की डेट में 6,731 बेड हैं और दिल्ली के अस्पतालों में केवल 2600 पेशेंट हैं, तो लगभग 4100 बेड खाली पड़े हैं। 4100 बेड आज खाली पड़े हैं। हम लोग आज एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं। ये ऐप जो है आप लोग डाउनलोड कर लीजिए इस ऐप को, और ये ऐप आपको ये जानकारी देगा कि दिल्ली के किस अस्पताल में, अगर आपको प्राइवेट में जाना तो इसमें सारे प्राइवेट अस्पतालों की जानकारी भी है, सरकारी अस्पताल में जाना चाहते हैं सरकारी अस्पताल की जानकारी भी है। ये ऐप आपको बताएगा कि दिल्ली के किस अस्पताल में इस वक्त कितने बेड खाली हैं, कितने बेड भरे हुए हैं। ऐप में लिखा है कि इतने बेड खाली हैं, आप उस अस्पताल में गए, अस्पताल ने आपके जाने के बाद आपको एडमिशन देने से मना कर दिया, फिर आप क्या करेंगे? इसका हमने पूरा इंतजाम किया है। आप 1031 पे, वहीं अस्पताल के रिसेप्शन पे बैठ के 1031 पे फ़ोन करना और 1031 पे आप बताना कि मैं अस्पताल में हूँ, ऐप में लिखा हुआ है इसके अस्पताल खाली हैं, ये मुझे एडमिशन नहीं दे रहे। 1031 पे तुरंत हमारे स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ के पास फ़ोन पहुँचेगा और वो स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ उस अस्पताल से बात करके आपको ऑन द स्पॉट मौके पे बेड दिलवाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि संक्रमण हुआ तो है, लेकिन अगर बहुत जरूरी हो तभी अस्पताल जाएं, वरना घर रहकर ही इलाज करें और डॉक्टर्स के दिशा निर्देश का पालन करें। कोरोना वायरस के संकट से जूझती दिल्ली में कहीं अस्पतालों में तिल रखने की जगह नहीं है तो कहीं तमाम बेड खाली पड़े। दिल्ली सरकार का दावा है कि यहाँ के अस्पतालों में 4000 से ज्यादा बेड खाली हैं। एक तरफ सरकार ने आपके लिए बेड का इंतजाम कर रखा है, जैसे आज की डेट में 6,731 बेड हैं और दिल्ली के अस्पतालों में केवल 2600 पेशेंट हैं, तो लगभग 4100 बेड खाली पड़े हैं। 4100 बेड आज खाली पड़े हैं। तो दिल्ली वालों को कोरोना के इलाज के लिए भटकना न पड़े, इसके लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार लेकर आई है एक नया ऐप। ये एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर दिल्ली कोरोना नाम से मौजूद है, जहां इसे डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप से पता चल जाएगा कि दिल्ली के किस अस्पताल में कितने बेड खाली हैं। ये ऐप प्राइवेट और सरकारी दोनों अस्पतालों में खाली बेड की जानकारी देगा और ये ऐप आपको ये जानकारी देगा कि दिल्ली के किस अस्पताल में, अगर आपको प्राइवेट में जाना तो इसमें सारे प्राइवेट अस्पतालों की जानकारी भी है, सरकारी अस्पताल में जाना चाहते हैं सरकारी अस्पताल की जानकारी भी है। ये ऐप आपको बताएगा कि दिल्ली के किस अस्पताल में इस वक्त कितने बेड खाली हैं, कितने बेड भरे हुए हैं। तो ये अगर ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको सारी जानकारी मिलती जाएगी। ये ऐप दिन में 2 बार इसको अपडेट करेंगे, सुबह 10 बजे और शाम को 6 बजे ये ऐप अपडेट किया जाएगा, तो आपको लेटेस्ट स्टेटस पता चलता रहेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि दिल्ली कोरोना से 4 कदम आगे चल रही है, लेकिन उन्होंने इस बात पर खास जोर दिया है कि जिन्हें कोरोना संक्रमण है वो अस्पताल की बजाय घरों में ही क्वारंटीन रहे। पंकज जैन, दिल्ली आज तक। देश खुल रहा है, जिंदगी को रफ्तार देने की तैयारी हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने साफ किया है कि लॉकडाउन की वजह से जो आर्थिक नुकसान हुआ है उसे जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री सीआईआई को संबोधित कर रहे थे और तभी उन्होंने ये तमाम बातें की। मौका था देश के सबसे बड़े उद्योग संगठन कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी सीआईआई के 125वें स्थापना दिवस का। यहां पीएम ने मूडीज की भारत की रेटिंग घटाने पर सीधा वार किया। मोदी ने कहा, सुधार न थमे हैं और न थमेंगे। सरकार जो डिसीजंस अभी तुरंत लेने जरूरी है वो तो एक के बाद एक ले ही रही है, लेकिन साथ साथ
में ऐसे भी फैसले लिए गए हैं जो लॉन्ग रन में देश की मदद करेंगे। प्रधानमंत्री का यह बयान मूडीज के ऐलान के अगले ही दिन आया। दरअसल सोमवार को मूडीज ने भारत की रेटिंग घटाकर निवेश के सबसे निचले स्तर पर कर दी थी। इसके लिए वजह बताई गई कि भारत में सुधारों की रफ्तार बेहद धीमी है। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया, सुधारों के रास्ते अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सख्त कदम उठाने से भी वो पीछे नहीं हटेंगे। पीएम ने कारोबारियों को भरोसा दिया कि भारत अपने विकास की रफ्तार को दोबारा जरूर हासिल कर लेगा। पीएम ने अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए 5I फॉर्मूले को अपनाने का मंत्र दिया। भारत को फिर से तेज विकास के पथ पर लाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 5 बातें बहुत आवश्यक है। इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन। मोदी ने कहा, कोरोना के खिलाफ अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत करना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए सरकार ने तुरंत लिए जाने वाले फैसलों के साथ ही ऐसे भी फैसले लिए जो लंबी अवधि तक देश की मदद करेंगे। ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो।